नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर और हल करेंगे उनसे संबंधित प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन मतलब तर्क प्रस्तुत नहीं करता है बच्चा। अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो अतार्किक की अवस्था हम बात करते हैं जीन पियाजे की, जिन्होंने जीवन की अवधि को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। और उनकी पहली है, अगर हम बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरकीय अवस्था, जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें भी बालक तर्क नहीं करता, बालक संसार से अनभिज्ञ होता है इस अवस्था में, इस एज में। और दूसरी जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं हम, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो होगी उसमें बालक तर्क करने लग जाता है, और फिर 12 से 15 की अवस्था में भी तर्क करता है। परंतु परंतु 2 से वर्ष तक की अवस्था में बालक तर्क नहीं करता है। ये अतार्किक चिंतन की अवस्था बताया है जीन पियाजे के द्वारा अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक और 15 वर्ष तक ये तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। परंतु अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, अगर 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को नाम दें हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिन पियाजे ने बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। विचारों में परिपक्वता आने लगती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में सभी प्रकार से व्यक्ति परिपक्व होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, उसकी मैच्योरिटी प्रस्तुत करने लगता है। तो इस प्रकार से बालक में किशोरावस्था के अंतर्गत यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष के अंतर्गत उसमें परिपक्वता संबंधी ज्ञान विकसित होने लग जाता है, और वो सभी क्षेत्रों में लगभग परिपक्व होने लग जाता है। शेषवावस्था में तो परिपक्वता बिल्कुल रहती नहीं है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत बच्चा जानता है संसार के बारे में, समाज के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, और किशोरावस्था में जाकर वह संपूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है आपका सामने कि किस अवस्था में बालक में ऑडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। आपके प्रश्न में दिया है कि बालक में तो ऑडिपस होती है और बालिका में इलेक्ट्रा नाम की ग्रंथि विकसित होती है। तो ये ग्रंथियां हैं जो ऑडिपस ग्रंथि में क्या होता है कि बालक अपने पिता के नहीं अपनी माता से प्रेम करता है, तो वो ऑडिपस के कारण करता है, ऑडिपस ग्रंथि के कारण। और इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में होती है जो अपने पिता के से विशेष मोह रखती है, तो वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। तो देखिए साथियों, बालक में तो ऑडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। किस अवस्था में होता है, मुख्य अवस्था में, गुदी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में या अदृश्य अवस्था में। तो आपको प्रश्न देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि ये फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है। फ्रायड ने कहा है कि मतलब किस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास पर उसकी काम शक्ति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्रायड ने काम शक्ति को जो है वो लिबिडो कहा है। क्या कहा है, लिबिडो। तो फ्रायड की जो अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाएं, कितनी, 5 अवस्थाओं में मनोलैंगिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है फ्रायड ने। पहली अगर बात करें, मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज, ये कामुकता की प्रथम अवस्था है जो जन्म से 18 वर्ष तक चलती रहती है। कब तक, जन्म से 18 वर्ष तक मुख्य अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है, दूसरी प्रमुख अवस्था होती है गुदी अवस्था। यह 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। पहली अवस्था तो कब तक चलती है, पहली 0 से 18 माह तक। दूसरी अगर हम बात करें तो 18 पहली 0 से 18 माह तक चलती है, दूसरी 18 माह से फिर 3 वर्ष तक। तो इसको कौन सी अवस्था नाम दिया, गुदी अवस्था, एनल स्टेज। पहली तो हमने ऑरल स्टेज पढ़ी, मुख्य अवस्था, दूसरी है गुदी अवस्था, एनल स्टेज, और तीसरी अवस्था लैंगिक अवस्था जो 3 से 5 वर्ष तक चलती है। और इसी लैंगिक अवस्था में बालक में ऑडिपस ग्रंथि व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिसमें बालक क्या करते हैं, ऑडिपस ग्रंथि के कारण अपनी माँ के से स्नेह ज़्यादा करते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका जो होती है वो अपने पिता से ज़्यादा स्नेह करती है। तो 3 से 5 वर्ष तक जो लैंगिक अवस्था होती है, जो उसकी फैलिक स्टेज होती है, उसमें जो होता है इलेक्ट्रा और ऑडिपस नामक ग्रंथि का विकास हो जाता है। अगला है अदृश्य अवस्था। अदृश्य अवस्था मतलब उसकी काम शक्ति बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। तो ये होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बालक की काम शक्ति जो है वो अदृश्य हो जाती है। अगली है जननेंद्रिय अवस्था।
जो हमको जेंटल कह सकते हैं हम उसको। तो ये अवस्था जो होती है ये 18 वर्ष के बाद या फिर जब वह बालक परिपक्व हो जाता है तो उसकी जननेंद्रिय अवस्था आ जाती है। इस प्रकार से फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। पहली है मुख्य अवस्था, दूसरी है गुदी अवस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था, चौथी अदृश्य अवस्था और पांचवी जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, तो ये 5 फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में अपने सिद्धांत में बताई है। बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि लैंगिक अवस्था जो होती है उसकी, देखिए हमने पहली जो अवस्था पढ़ी वो मुख्य अवस्था, दूसरी गुदी अवस्था, तीसरी लैंगिक अवस्था, चौथी अदृश्य अवस्था और पांचवी जो होती है वो कौन सी, जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था जो होती है वो 5वीं अवस्था होती है। तो किस अवस्था में होता है इलेक्ट्रा व ऑडिपस ग्रंथि का विकास? इलेक्ट्रा व ऑडिपस लैंगिक अवस्था के अंतर्गत बालक प्राप्त करता है। और ये था फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो हमें पता है कि मनोलैंगिक अवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मनोलैंगिक नहीं, मनोसामाजिक विकास का। मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादक है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन नव फ्रायडवादी भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि किस प्रकार से बालक का विकास होता है। तो इन्होंने अवस्थाएं जो बताई है वो तो पहले हम जान लेते हैं। 8 अवस्थाएं बताई है। कितनी? 8 अवस्थाओं में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कौन सा? एरिक एरिक्सन के द्वारा इन्होंने सबसे पहले मनोसामाजिक सिद्धांत यानी साइको सोशल थ्योरी जो है वो प्रस्तुत की। जीवन अवधि का विकास सिद्धांत भी कहा जा सकता है इसको। तो इनकी पुस्तक आई थी 1963 में। 1963 में इनकी पुस्तक आई थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में इन्होंने 1963 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने पहली जो अवस्था बताई वो विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से या फिर हम बात कर सकते हैं 0 से 18 माह तक यानी 1.5 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। विश्वास बनाम, अपने से तो विश्वास करता है बालक और दूसरों से, परायों से अविश्वास करता है। तो ये अवस्था कौन सी हो गई? विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी हम जान लेते हैं फटाफट, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम हम कह सकते हैं इसको। तो 1.5 से 3 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा अपना आप भोजन करने लग जाता है। तो इसमें स्वतंत्र होना चाहता है, वो अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना है, तो इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। यदि माता पिता उन्हें रोकते हैं इस कार्य के लिए, साधारण कार्यों में भी उनको रोकते हैं, तो वो लज्जाशीलता महसूस करते हैं। तो दूसरी अवस्था हो गई स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरी अवस्था है पहल शक्ति बनाम दोषिता। पहल शक्ति बनाम दोषिता। तो ये अवस्था होती है 3 से 5 वर्ष तक। 3 से 5 वर्ष तक इस अवस्था में रहता है। पहल शक्ति बनाम मतलब अपनी तरफ से बच्चा नई नई खोज करने की प्रेरणा पाता है, अपनी तरफ से पहल करता है। जब उसकी आलोचना या उसे दंड मिलता है तो वो उसको क्या करता है? दोषित मानने लग जाता है। अगला है परिश्रम बनाम हीनता। जो चौथी अवस्था बताई है परिश्रम बनाम हीनता, ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है। परिश्रम बनाम हीनता मतलब उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि मतलब क्या करता है कि बच्चों में नई नई अनुभूतियाँ उत्पन्न मिलती है, जीवन से उसको सीख मिलती है, तब उसको परिश्रम की संज्ञा देते हैं हम। और बालक में अगर वो चुनौतियों का सामना करते हैं, असफल मिलता है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम? हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो 6 से 12 तक हमने चौथी अवस्था पढ़ी। अब 12 से 18 वर्ष तक अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था बालक में रहती है। तो 12 से 18 वर्ष तक बालक कौन सी अवस्था में रहता है? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो वो अहम की मतलब स्वयं किशोर अवस्था में तो बालक अहम उत्पन्न हो जाता है और उसमें स्वयं की भूमिका वो चाहता है, अगर नहीं मिलती है तो वो उसमें संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है घनिष्ठता बनाम विलगाव। मतलब क्या होता है? ये कौन सी अवस्था हो गई? ये वयस्क अवस्था की कह सकते हैं हम, युवा अवस्था होती है 18 से 35 वर्ष तक। 18 से 35 वर्ष तक जो 5वीं अवस्था, छठी अवस्था है वो कौन सी है? 18 से 35 वर्ष तक घनिष्ठता बनाम विलगाम। तो इसमें वयस्कता की श्रेणी में आ जाता है। जब व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है, और दूसरों के प्रति उसको अगर घनिष्ठता महसूस नहीं होती तो वो दूसरों से आइसोलेट हो जाता है, मतलब अलगाव की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये छठी अवस्था थी अपनी, कौन सी? 18 से 35 वर्ष तक। और जो 7वीं अवस्था है वो जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी 35 से 65 तक मान सकते हैं या फिर 60 तक मान सकते हैं। 65 तक जो स्थिति होती है, 65 वर्ष तक जो स्थिति होती है 35 से 65 तक, 35 से
65 तक जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो इसे मध्य वयस्क अवस्था भी हम कह सकते हैं। इस अवस्था में क्या करता है, वह अगली पीढ़ी के लोगों को कल्याण करता है, उसमें कल्याण के लिए उसमें मतलब भावना पाई जाती है, जननात्मकता उत्पादन के लिए उसमें भावना पाई जाती है। इस प्रकार से यदि वो पूरा नहीं कर पाता तो उसमें जननात्मकता की चिंता उत्पन्न हो जाती है, तो वो स्थिर हो जाता है। अगला अहम, संपूर्ण बनाम नैराश्य। तो अगर उसके ये सभी अहम पूर्ण नहीं हुए तो वो निराशा की स्थिति में चला जाएगा। तो ये 8 अवस्थाओं में एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत प्रस्तुत है आपके सामने। कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? मुख्य रूप से तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है, पर प्रत्येक अवस्था की 2 उप अवस्था भी बताई है। तो इस प्रकार से उनकी अवस्था की जो उनकी नैतिक विकास की अवस्था होती है वो 6 हो जाती है। तो हमारे ऑप्शन में 6 कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में सी दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो मतलब क्या होती है कि नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। तो इसको कोहलबर्ग की संहिता के नाम भी जाना जा सकता है। तो देखिएगा, इसमें हम अगर पढ़ें तो एक तो होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था, एक होती है पारंपरिक अवस्था, और एक होती है हम बात करें तो पश्चिम या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर पश्चिम पारंपरिक अवस्था, या फिर उत्तर पारंपरिक अवस्था भी कह सकते हैं हम उसको। तो ये 3 मुख्य और 2 उन्होंने उप अवस्था, प्रत्येक की 2 अवस्थाएं बताई, इस कारण ये 6 अवस्थाएं हो जाती है। अगला है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास से ही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सी विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा साथियों, कोहलबर्ग का हम पढ़ते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था। पहली जो है वो कौन सी? पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। मतलब जो पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है ना, ये 10 वर्ष तक बालक इसमें रहता है। तो उसमें नैतिक विकास क्या हो जाता है उसका? आज्ञा इसलिए मानेगा वो कि उसको दंड ना मिले। दूसरी जो होती है एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी कौन सी होती है इसमें? दूसरी होती है अहंकार की अवस्था। मतलब क्या हो जाता है कि इसमें बालक में अहम का भाव पाया जाता है। तो ये एक तो क्या हो गई कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी हो गई इसकी कौन सी? अहंकार की अवस्था, या फिर साधनात्मक सापेक्षतावाद कहते हैं हम इसको। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गया। दूसरा कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि हम बोल सकते हैं जिसको कि पारंपरिक अवस्था। तो पारंपरिक अवस्था की भी 2 उप अवस्थाएं। पहली हम पढ़ें, अगर पहली की अगर हम चर्चा करें तो उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, यानी वो प्रशंसा पाना चाहता है इस अवस्था में बालक। 10 से 13 वर्ष तक ये जो होती है पारंपरिक अवस्था चलती है, जिसमें प्रशंसा पाना, उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें बालक समाज में काम करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है, तो वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आ गई। तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था, इसमें दूसरी कौन सी? सामाजिक सम्मान की अवस्था। और तीसरी जो है वो कौन सी है? तीसरी अगर हम बात करें तो पोस्ट कन्वेंशनल या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था। तो इसमें जो अवस्था होती है सामाजिक समझौते की अवस्था होती है, और एक तो होती है सामाजिक समझौते की, और दूसरी जो होती है वो होती है विवेक की अवस्था। तो आपके प्रश्न में यही तो पूछा गया है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत। अगर हम सीधे से पढ़ना चाहें तो पूर्व पारंपरिक के अंतर्गत आती है आज्ञा दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, जबकि पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, यानी प्रशंसा की अवस्था, और एक होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और उत्तर पारंपरिक अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की बात करें तो इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था आती है और विवेक की अवस्था आती है। तो आपके प्रश्न में ये पूछा गया था कि विवेक की अवस्था किस के अंतर्गत आती है? तो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह क्या है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो देखिएगा, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका आवश्यकताएं होगी? तो वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है। असुरक्षा की भावना सामाजिक विकास के, अभिवृत्ति सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है, परंतु उसकी रुचियां जो होगी वो सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं डालती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुचियां जो है वो सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं डालती है। अगला है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट का किससे रिलेशन नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता। तो ये तीनों तो हैं, ये इससे मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है,
यानी मानसिक विकास का संबंध है स्मृति से भी होता है। स्मृति भी अच्छी होगी तो मानसिक विकास अच्छा होगा। तर्क करने की, हम निर्णय करने की क्षमता अच्छी होगी बालक में तो वो मानसिक विकास अच्छा होगा। और अवबोध मतलब उसको ग्रहण करने की, समझाने की या समझने की क्षमता अच्छी होगी उसको, ज्ञान को, तो वो उसका भी मानसिक विकास अच्छा होगा। परंतु उसके ये मायने नहीं रखता है कि शिक्षार्थी का वजन कितना है, ऊंचाई क्या है, ये इसमें मायने नहीं रखता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है जॉन्स ने। जोन्स ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, मतलब शैशवावस्था में जिस प्रकार से बालक हरकतें करता है ना, वो किशोरावस्था में दोहराता है। इस कारण विलियम जोन्स ने क्या कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है, 350 ग्राम होता है, 1260 ग्राम होता है, या फिर 1260 से 1400 ग्राम होता है, या फिर 1600 ग्राम होता है। तो देखिएगा साथियों, हम अगर विकास की, शारीरिक विकास की बात करें बालक के, तो शारीरिक विकास का मस्तिष्क का भार जो होता है वो किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, तो बालक में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है।